तो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में हम लोग इंडक्शन मशीन पे प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बात किया एंड सिंक्रोनस मोटर की स्टार्टिंग पे डिस्कस किया। आज के सेशन में हम लोग कुछ स्पेशल कंस्ट्रक्शन जो हैं इंडक्शन मशीन के, क्योंकि आपको पता है कि स्टार्टिंग टॉर्क लेस होता है इंडक्शन मशीन का, ये डिसएडवांटेज है। तो स्टार्टिंग टॉर्क को हाई क्रिएट बनाने के लिए हम लोग मशीन में क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिससे स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज हो सके, राइट। तो कुछ स्पेशल कंस्ट्रक्शन है जिस पे आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। क्या हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं। RRBJ 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और गेट एकेडमी का कोर्स CBT 1 499 में अवेलेबल है, CBT 1 प्लस CBT 2 777 में अवेलेबल है, राइट। और जिस डेट पे आप इन कोर्सेज में एनरोल करते हैं उसी सेम डेट पे सारे के सारे सब्जेक्ट इमीडिएट बेसिस पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकें और एज तक ले जा सकें। गेट 2027 का कोर्स 5,555 रुपीज़ में अवेलेबल है एंड 25 का कोर्स जो है गेट 2025 का 2,222 में, 26 का कोर्स 3,333 रुपीज़ में एंड 27 का कोर्स 5,555 रुपीज़ में अवेलेबल है। RRB जेई एंड SSC जेई 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट जेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में, ESC नॉन टेक्निकल जिसमें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ICT, इन्वायरमेंटल साइंस और जितने भी और भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हैं वो 777 में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। गेट के सब्जेक्ट वाइज एंड इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि नेटवर्क, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम। तो आप EMT इन कोर्सेस में इंडिविजुअल बेसिस पे या फिर कॉम्बिनेशन के साथ आप इन कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं, राइट। आप चाहें तो इंडिविजुअल बेसिस पे या फिर कॉम्बिनेशन के साथ इन कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर गेट 2025 एग्जामिनेशन 333 में अवेलेबल है, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट 28 हैं, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12 हैं, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के टेस्ट 12 हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 है, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 टेस्ट है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। इन 76 टेस्ट के साथ अगर आप अपने प्रिपरेशन को करते हैं और टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करते हैं उस चीज़ का, तो आपको अपने प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफिकेशन होगा कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, किन क्वेश्चंस में मिस्टेक कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया, कौन सा वीक एरिया है। टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा आपको, कौन से क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट करना है, कौन से टॉपिक को बाद में अटैम्प्ट करना है। AIR 1 या फिर रैंकर्स जो हैं उनकी स्ट्रेटजीज क्या हैं और उनका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, और उन्होंने कितना टाइम डिवोट किया पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपने कितना डिवोट किया। तो इस तरीके से एनालिसिस करके कंपैरेटिव बेसिस पे अगर आप चीज़ों को रेक्टिफाई करते हुए प्रिपेयर करते हैं तो आप बेस्ट पॉसिबल रैंक तक पहुंच सकते हैं, राइट। और यही स्ट्रेटेजी होती है गेट के एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए। टेस्ट सीरीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जनरल एप्टीट्यूड का जो वेटेज है
13 से 15 मार्क्स का होता है गेट एग्जामिनेशन में, जो कि किसी भी टेक्निकल पार्ट से, किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज जनरल एप्टीट्यूड का देखने के लिए मिलता है। इसको प्रिपेयर करने के लिए गेट एकेडमी की टीम एक ई बुक लॉन्च की हुई है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं आप तो ई बुक तक पहुंच जाएंगे, जिसकी प्राइस 222 प्लस जीएसटी अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स है, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और इसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने वाइज आपको कहीं और विजिट करने की जरूरत नहीं है, वन एंड ओनली वन कंप्लीट सॉल्यूशन गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो चलिए सेशन में मूव करते हैं, और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल कंस्ट्रक्शन के बारे में जो कि हम लोग फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ इंडक्शन मोटर, कि रोटर के कंस्ट्रक्शन को किस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं। देखिए, आपको स्किन इफेक्ट के बारे में आइडिया होगा कि डीसी का जो मैग्नीट्यूड है, डीसी वोल्टेजेस का या करंट्स का, सपोज करिए करंट को रिप्रेजेंट किया हुआ है हम लोगों ने, इसका मैग्नीट्यूड डीसी वेव फॉर्म का इस तरीके से होता है। और डीसी किसी भी कंडक्टर में, ये सपोज करिए कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको देखने के लिए मिल रहा है। इस कंडक्टर में अगर डीसी करंट इंजेक्ट करते हैं तो ये ऑल इनर पार्ट में भी इन और आउटर पार्ट में भी यूनिफॉर्म बेसिस पे फ्लो करेगा ये करंट, राइट। लेकिन एसी में क्या होता है कि अल्टरनेटिव करंट अगर इस तरीके से वेव फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट का, और ये अगर हम लोग फ्लो करवाते हैं, एसी करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो कराते हैं, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू देखने के लिए मिल रहा है कि ये आउटर पार्ट में ही एक्यूमुलेट होते हैं, इनर पार्ट या फिर कोर ऑफ द कंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। आउटर पेरिफेरी में ये एसी करंट एक्यूमुलेट होते हैं और फ्लो करते हैं, राइट। तो नॉर्मल क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए, इसका भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। अब डीसी करंट अगर इंजेक्ट किया तो इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ डीसी करंट क्या देखने के लिए मिलेगा, ए। लेकिन इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एसी करंट क्या देखने के लिए मिलेगा, लेस देन ए। ये रेड्यूस हो गया ना, ये पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में एसी करंट नहीं फ्लो कर रहा है, केवल आउटर पार्ट में फ्लो कर रहा है। तो ओवरऑल करंट के फ्लो होने का इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया रेड्यूस हो गया, राइट। इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ करंट फ्लो रेड्यूसेस इन एसी ड्यू टू स्किन इफेक्ट। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं स्किन इफेक्ट। तो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है, रो एल बाई ए। अब इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर इंक्रीज हो गया तो एसी का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये डिक्रीज हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया तो एसी रेजिस्टेंस हाई देखने के लिए मिलेगा कंपेयर टू डीसी करंट रेजिस्टेंस, राइट। तो डीसी रेजिस्टेंस कम देखने के लिए मिल रहा है, एसी रेजिस्टेंस हायर देखने के लिए मिल रहा है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्किन इफेक्ट, जो कि पावर सिस्टम में भी आप लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जनरली अराउंड 90% ऑफ मोटर्स आर स्क्वायरल केज टाइप। 90%, क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रग्ड रोबस्ट कंस्ट्रक्शन होता है, कि इमीडिएटली कभी भी फॉल्ट डिटेक्ट नहीं होती, फॉल्ट होती ही नहीं है, राइट। और अगर कोई फॉल्ट करंट वगैरह भी फ्लो कर रहा है तो वो सस्टेन कर जाएगा। मशीन क्या होती है आपकी, स्क्वायरल केज मशीन स्ट्रांग होती है, क्योंकि उसमें वाइंडिंग्स नहीं प्रोवाइड करते हैं रोटर में, एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स होते हैं, राइट, जो कि स्ट्रांग होते हैं। Generally, around 90% of motors are squirrel cage type because of their own advantages like robustness and ruggedness, right? But the basic limitation is due to their low starting torque. स्क्वायरल केज मशीन का डिसएडवांटेज क्या होता है, इसके रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, R2 की वैल्यू लेस होती है, और स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये अगर लेस होगा स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या देखने के लिए मिलेगा, कम। लेकिन आपकी स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन में क्या होता है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाया जा सकता है बाय कनेक्टिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस
जिससे क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क को हाई किया जा सकता है, राइट। तो स्टार्टिंग टॉर्क स्लिप रिंग सॉरी स्क्विरल केज मशीन का क्या होता है, कम होता है, मशीन का कम देखने के लिए मिलता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव करने के लिए कुछ स्पेशल कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है, बट द बेसिक लिमिटेशन इज ड्यू टू देयर लो स्टार्टिंग टॉर्क। इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर स्टार्टिंग टॉर्क विदाउट अफेक्टिंग द रनिंग एफिशिएंसी, रनिंग एफिशिएंसी को अफेक्ट किए बिना ही मशीन के स्टार्टिंग टॉर्क को हम लोग इंक्रीज कर सके। देखिए रनिंग एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करेगी, कोर लॉस एंड कॉपर लॉस पे। कोर लॉस क्या होता है, कांस्टेंट लॉसेस होते हैं। कॉपर लॉस क्या होता है, वेरिएबल लॉस होता है, एज पर द लोड वेरी करता रहता है, राइट। लेकिन कॉपर लॉसेस रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेंगे। रोटर रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हाई होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं या फिर रेजिस्टेंस डिजाइन वाइज बढ़ा रहे हैं मशीन का, तो कॉपर लॉसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर आर लॉस जो कि कॉपर लॉस होता है वो बढ़ जाएगा। अब इसको लिमिट करने के लिए, जिससे रनिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉस की, तो लॉसेस जब बढ़ जा रहे हैं तो रनिंग एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। तो एफिशिएंसी को अफेक्ट किए बिना ही, मतलब कॉपर लॉसेस पे चेंज किए बिना ही हम लोग को अफेक्ट किए बिना ही रनिंग एफिशिएंसी को हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज कर लें, उसके लिए कुछ स्पेशल कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। तो द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन स्किन इफेक्ट। दो तरीके का स्पेशल कंस्ट्रक्शन हम लोग कर सकते हैं, डीप बार स्क्वायरल केज रोटर यूज कर सकते हैं या फिर डबल केज स्क्वायरल केज रोटर यूज कर सकते हैं। तो इनको समझने की कोशिश करते हैं कि डीप बार स्क्वायरल केज रोटर है क्या। डीप बार स्क्वायरल केज रोटर में इस तरीके से, नॉर्मल केज रोटर जो होता है वो इस तरीके से स्लॉट्स प्रोवाइडेड रहते हैं जिसमें एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स हम लोग इंसर्ट करते हैं इस तरीके से, राइट। और डीप बार में क्या करते हैं, डीप बार मशीन में इस तरीके से स्मॉल स्लॉट नहीं प्रोवाइड करके गुड अमाउंट ऑफ स्लॉट प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम लोग एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स को इस तरीके से प्लेस करते हैं। ये भी डीप बार रोटर है, ये भी डीप बार रोटर के स्लॉट्स का अरेंजमेंट है। यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है कि अपर पोर्शन में स्लॉट के अपर पोर्शन में क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कम है, जबकि लोअर पोर्शन में क्रॉस सेक्शनल एरिया हाई है, राइट। और ये कैसे हैं, हाई डेप्थ स्लॉट हैं, हाई डेप्थ स्लॉट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होगा देखते हैं। द रोटर कंटेन्स हाई डेप्थ स्लॉट्स वेयर डीप बार्स आर प्लेस्ड एंड सॉलिडली शॉर्ट सर्क्यूटेड। जैसे कि एंड रिंग शॉर्ट सर्क्यूटेड रहती है ना, इस तरीके से स्क्विरल केज मशीन में हम लोग एंड रिंग्स को शॉर्ट सर्क्यूटेड करते थे, वैसे ही स्लॉट्स प्रोवाइड करके यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, इनको भी यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, इस तरीके से शॉर्ट सर्क्यूट प्रोवाइड कर देंगे, राइट। तो ड्यूरिंग स्टार्टिंग क्या देखने के लिए मिलेगा, रोटर फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ड्यूरिंग स्टार्टिंग एनआर की वैल्यू क्या होती है, 0, तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। स्लिप की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है, स्लिप टाइम्स ऑफ एफ एस होता है। तो एफ आर की वैल्यू एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग स्लिप की वैल्यू 1 हो गई और ये एफ एस हो गया। तो एफ आर की वैल्यू एफ एस के बराबर हो गई, मतलब कि रोटर की फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग स्टार्टिंग क्या होगी,
सप्लाइड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, मतलब कि 50 हर्ट्ज के बराबर होगी, हायर फ्रीक्वेंसी, राइट, 50 हर्ट्ज पावर फ्रीक्वेंसी। सो ड्यूरिंग स्टार्टिंग रोटर फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी, स्लिप की वैल्यू क्योंकि 1 होती है और एफ आर इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ एफ एस होता है, स्लिप की वैल्यू 1 हो गई तो एफ आर इज इक्वल टू एफ एस हो गया सप्लाइड फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो स्किन इफेक्ट डोमिनेट्स, मतलब फ्रीक्वेंसी जब हाई है, एसी के केस में स्किन इफेक्ट देखने के लिए मिलता है ना, तो फ्रीक्वेंसी जब हाई है तो करंट्स कहाँ पे फ्लो करेंगे, आउटर पेरिफेरी में, आउटर पेरिफेरी में स्लॉट्स के अपर साइड, अपर पोर्शन में फ्लो करेंगे करंट्स। स्किन इफेक्ट डोमिनेट्स एंड करंट वांट टू फ्लो ओनली ऑन द टॉप रीजन ऑफ द डीप बार, केवल टॉप रीजन में फ्लो करने की कोशिश करेंगे। देयरफॉर इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया देखिए अपर साइड का, अपर पोर्शन का कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है, राइट। तो रेजिस्टेंस क्या ऑफर करेगा ये, हाई, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने के कारण रेजिस्टेंस हाई ऑब्जर्व होगा। देयरफॉर इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस एट स्टार्टिंग विच लिमिट्स स्टार्टिंग करंट। अब स्टार्टिंग करंट को ये क्या कर देगा, लिमिट कर देगा, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रोटर रेजिस्टेंस के, तो अगर रेजिस्टेंस हाई हो गया तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, हाई। So limits the starting current, and as starting torque is directly proportional to rotor resistance, so starting torque is high, starting torque is high. At running means at low slip region, FR is equals to slip times of FS होता है, तो स्लिप की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। स्लिप की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी तो FR की वैल्यू क्या होगी, रेड्यूस होना चालू होगी। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग सप्लाइड फ्रीक्वेंसी के बराबर था, अब फ्रीक्वेंसी रोटर की क्या हो गई, लेस हो गई। जब रोटर की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, मतलब कि 20 हर्ट्ज या 10 हर्ट्ज या 5 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज या 5 हर्ट्ज, ऐसा लो हो गया फ्रीक्वेंसी रनिंग के टाइम पे, सो रोटर फ्रीक्वेंसी इज लेस, देयरफॉर स्किन इफेक्ट इज नेग्लिजिबल। जब डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो कंडक्टर के ऑल अराउंड, मतलब कि इनर पार्ट में भी आउटर पार्ट में भी यूनिफॉर्म बेसिस पे करंट फ्लो करता है, राइट। तो स्किन इफेक्ट अब नेग्लिजिबल होगा, जिसके कारण यूनिफॉर्म बेसिस पे करंट फ्लो करना चालू करेगा, यूनिफॉर्म बेसिस पे करंट फ्लो करना चालू करेगा। कॉन्सिक्वेंटली करंट शिफ्ट इनटू द बॉटम रीजन, करंट शिफ्ट इनटू द बॉटम रीजन। स्टार्टिंग में क्या केवल अपर पोर्शन में फ्लो कर रहा था, लोअर पोर्शन में नहीं फ्लो कर रहा था, अब क्या है, अब लोअर में भी शिफ्ट होगा करंट। तो कॉन्सिक्वेंटली द करंट शिफ्ट इनटू द बॉटम रीजन विच ऑफर्स लो रेजिस्टेंस। अब बॉटम रीजन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाई है, तो रेजिस्टेंस क्या ऑफर करेगा, लेस। तो रेजिस्टेंस लेस देखने के लिए मिलेगा, देयरफॉर रनिंग रोटर कॉपर लॉसेस इज लेस, कि मशीन ऑलवेज कहाँ पे रहने वाली है, रनिंग के टाइम पे ही रहने वाली है, कि स्टार्टिंग के टाइम पे रहने वाली है। आप मशीन को स्विच ऑन करते हैं, आपके घर का जो सीलिंग फैन है वो स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत कम टाइम कांस्टेंट के लिए रहता है, देन रनिंग के टाइम पे ही रहता है, रनिंग मतलब स्टडी स्टेट में ही रहता है, नॉट इन ट्रांजिएंट स्टेट ऑल द टाइम। तो रनिंग के टाइम पे मोस्ट ऑफ रनिंग के पोजीशन पे मोस्ट ऑफ द टाइम रहने वाला है, इसीलिए रनिंग एफिशिएंसी हमारे लिए मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है, रनिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करना हमारा मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है। तो रनिंग के टाइम पे रोटर रेजिस्टेंस क्योंकि लेस होगा, क्योंकि स्किन इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, इसलिए रोटर कॉपर लॉसेस रनिंग के टाइम पे कम होंगे और आपकी एफिशिएंसी, रनिंग एफिशिएंसी इंप्रूव की जा सकती है, राइट। रनिंग एफिशिएंसी गेट नॉट अफेक्टेड, not get affected, right? Due to deep slot or bars, the leakage reactance at standstill is high. Due to the deep slots, the leakage reactance at standstill is high. Therefore this motor have less maximum or breakdown or pull out torque. ये तीनों के तीनों सेम चीज का डेफिनेशन है, राइट। मैक्सिमम टॉर्क या ब्रेकडाउन टॉर्क या पुल आउट टॉर्क तीनों के तीनों कम होंगे। यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से स्लॉट्स हैं, राइट। तो करंट जब फ्लो करेगा डीप में है क्योंकि, तो लीकेज ज्यादा होगा,
यहाँ पे जब करंट फ्लो करेगा तो सपोज करिए डॉट करंट फ्लो कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में आपका फ्लक्स ऑल अराउंड दी फ्लक्स होंगे, जो कि ये वाला क्या होगा, स्लॉट लीकेज फ्लक्स होगा ज्यादा। देखिए कुछ इस तरीके से अगर रोटर का कंस्ट्रक्शन है, अपर पार्ट में ही केवल स्लॉट प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, तो फ्लक्स कहाँ पे फ्लो करेगा, यहाँ पे राइट, लीकेज कम होगा। लेकिन अगर डेप्थ में स्लॉट प्लेस करें, हम लोग डेप्थ में स्लॉट प्लेस कर रहे हैं और यहाँ पे कंडक्टर प्लेस किए हुए हैं, करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे लीकेज क्या है, ऑल अराउंड क्या है, आयरन देखने के लिए मिल रहा है, हाईली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, हाईली परमिएबल मटेरियल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लीकेज फ्लक्स यहाँ पे फ्लो करेगा। लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, x2 की वैल्यू, रोटर लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू हाई होगी। और क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम टॉर्क जो होता है वो m/ओमेगा s v1 डिवाइडेड बाई 2x2, v1 स्क्वायर अपॉन 2x2, इस तरीके से एक्सप्रेशन लास्ट सेशन में आपने देखा हुआ है। तो अगर ये रोटर रिएक्टेंस हाई है तो मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा, कम होगा। तो स्पेशल कंस्ट्रक्शन में डीप बार रोटर्स में मैक्सिमम टॉर्क या ब्रेक डाउन टॉर्क या पुल आउट टॉर्क कम देखने के लिए मिलता है, ये डिसएडवांटेज है। हाई so therefore this construction is not suitable for high rating loads or doesn't have good overloading capacity, इसमें ओवरलोडिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं देखने के लिए मिलेगी आपको। used for small rating applications comparatively which demands high starting torque, स्मॉल रेटिंग के एप्लीकेशंस में इसका यूज किया जा सकता है, विच डिमांड्स हाई स्टार्टिंग टॉर्क, कि स्टार्टिंग टॉर्क का रिक्वायरमेंट अगर हाई है तो आप डीप स्लॉट प्लेस कर सकते हैं वहां पे। देखिए नॉर्मल इंडक्शन मशीन का जो टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, वो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। लेकिन डीप बार का क्या है, देखिए स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया स्टार्टिंग टॉर्क, लेकिन मैक्सिमम टॉर्क क्या है, यहाँ पे था वो डाउन हो गया, मैक्सिमम टॉर्क कम हो गया। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ है टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, वो डीप बार रोटर्स का देखने के लिए मिल रहा है, रोटर राइट। तो आशा करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। सेकंड जो स्पेशल कंस्ट्रक्शन है वो डबल केज रोटर के बारे में है। डबल केज रोटर में क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे हम लोग एक स्लॉट ना प्रोवाइड करके रोटर में दो स्लॉट्स कुछ इसी तरीके से एक आउटर पेरीफेरी में स्लॉट प्रोवाइड करेंगे और उसी से कनेक्ट होता हुआ एक इनर पेरीफेरी में स्लॉट प्रोवाइड किया हुआ है, राइट। तो आउटर पार्ट में ये कंडक्टर यहाँ पे प्लेस किए डिफरेंट और यहाँ पे एक एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स प्लेस किए, राइट। तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस होता है, सप्लाइड फ्रीक्वेंसी मतलब 50 हर्ट्ज हाई फ्रीक्वेंसी। तो स्किन इफेक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, स्किन इफेक्ट के कारण करंट कहाँ पे फ्लो करेगा, करंट फ्लो इन आउटर पेरीफेरी राइट। तो आउटर पेरीफेरी का देखिएगा एरिया क्या है, लेस है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया लेस है, जिससे रेजिस्टेंस क्या ऑफर करेगा, हाई। रेजिस्टेंस जब हाई ऑफर करेगा तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, लेस, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, हाई, क्योंकि ये रोटर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्टार्टिंग टॉर्क हाई हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे नैरोअर एयर गैप देखने के लिए मिल रहा है मिडिल पोजीशन में, देन इनर पार्ट है, राइट। तो ये स्टार्टिंग के पार्ट पोजीशन का डिस्कस किया। अब रनिंग के पोजीशन पे, क्योंकि एफ आर की वैल्यू स्लिप टाइम्स ऑफ एफ एस होती है, तो स्लिप की वैल्यू क्योंकि कम होती है तो ये एफ आर लेस हो जाएगा 50 हर्ट्ज से, ये कहाँ पे पहुंच गया 2 हर्ट्ज, तो स्किन इफेक्ट नहीं डोमिनेटिंग होगा, स्किन इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा। तो अब करंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डाउन पार्ट में भी शिफ्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड भी शिफ्ट होगा, जिसके कारण डाउनवर्ड अगर शिफ्ट होता है करंट तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, हाई, तो रोटर रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस।
तो रोटर कॉपर लॉस क्या होगा, कम। रनिंग एफिशिएंसी क्या होगी, हाई, मतलब मेंटेन रहेगी, नॉट गेट अफेक्टेड, राइट। लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क क्या रहेगा, हाई, जो कि हमारे लिए रिक्वायर्ड है। तो इट कंटेन्स टू केजेस, आउटर केज विथ स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया with small cross sectional or high resistance, inner cage with longer cross sectional area which offers less resistance. These also solidly short circuited with end rings on both sides. During starting the frequency of rotor is supply frequency. During starting क्या होगा, rotor की frequency क्या है, supplied frequency है. And starting current will flow only in the outer cage which offers high resistance, so results high resistance to result in high starting torque with limiting starting current, right. Under running condition rotor frequency will be negligible, skin effect is quite low, therefore the current shift into the inner cage which offers low resistance, starting torque increases, क्योंकि अब रनिंग टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क तो लेस हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो गया, हाई हो गया, विदाउट अफेक्टिंग द रनिंग एफिशिएंसी. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डबल केज एंड डीप बार लाइज इन कंस्ट्रक्शन नैरोअर एयर गैप बिटवीन टू केजेस. narrower air gap between two cages. It reduces leakage reactance of rotor at standstill and results breakdown or maximum pull out torque. तो यहाँ पे क्या है, narrower air gap देखने के लिए मिल रहा है. देखिएगा दोनों में डिफरेंसेस क्या है. देखिए डीप बार रोटर में कैसा था, ऐसा था कंस्ट्रक्शन, ऐसा कंस्ट्रक्शन था और ये रोटर था आपका. अब यहाँ पे अगर करंट फ्लो करेगा तो ये इनर पार्ट में है, तो पूरा का पूरा करंट हाईली परमेबल मटेरियल के थ्रू फ्लो करेगा, सॉरी पूरा का पूरा फ्लक्स हाईली परमेबल मटेरियल के थ्रू फ्लो करेगा, तो लीकेज फ्लक्स क्या होगा, बढ़ जा रहा था, बढ़ जा रहा था, हाई देखने के लिए मिल रहा था. लेकिन डबल केज का बेनिफिट ये मिल गया हम लोगों को कि आउटर केज है एंड देन नैरोअर एयर गैप है एंड देन इनर केज हम लोगों ने प्लेस किया हुआ है. तो इसका बेनिफिट क्या मिल रहेगा हम लोगों को, एक केज एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, यहाँ पे जब करंट फ्लो किया तो यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट करेगा. अब क्योंकि यहाँ पे रिलक्टेंस बढ़ गया ना, रिलक्टेंस ऑफर हो रहा है, एयर गैप ऑफर हो रहा है दोनों के बीच में, जब रिलक्टेंस बढ़ जाएगा तो लीकेज फ्लक्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा. लीकेज फ्लक्स लेस हो जाएगा तो लीकेज रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, लेस. लीकेज रिएक्टेंस अगर लेस हो जाएगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या हो जाएगा, लीकेज रिएक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये इसके कंपैरिजन में हाई देखने के लिए मिलेगा मैक्सिमम टॉर्क. यहाँ पे क्या हो रहा था, टी ई मैक्स, क्योंकि लीकेज रिएक्टेंस हाई था तो ये कम देखने के लिए मिल रहा था, यहाँ पे वो इम्प्रूव कर लिया हम लोगों ने, राइट. तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डबल केज एंड डीप बार लाइज इन कंस्ट्रक्शन is narrower air gap between two cages. It reduces leakage reactance of rotor and at standstill and results breakdown or pull out or maximum torque is more compared to the deep bar. तो combined basis पे अगर इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो देखिए नॉर्मल स्क्वायरल या आउटर केज कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, ये इनर केज, इनर केज. देखिए आउटर केज में क्या देखने के लिए मिल रहा है, आउटर केज का स्टार्टिंग टॉर्क हाई है, राइट, और पुल आउट टॉर्क लेस देखने के लिए मिल रहा है, टी ई मैक्स की वैल्यू लेस. आउटर केज में स्टार्टिंग टॉर्क हाई है एंड टी ई मैक्स लेस है, राइट. और इनर केज में क्या देखने के लिए मिल रहा है, स्टार्टिंग टॉर्क लेस है और पुल आउट टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क या ब्रेकडाउन टॉर्क हाई है. तो दोनों को कंबाइन बेसिस पे अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, दिस प्लस पॉजिटिव मोर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मोर पॉजिटिव, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों का कंबाइंड टॉर्क आ गया. ये किसका कंस्ट्रक्शन है, ये ब्लैक वाला जो हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है वो कंबाइंड रिजल्ट शो कर रहा है. ये है डबल केज स्क्वायरल, डबल केज
रोटर का कंस्ट्रक्शन, डबल केज रोटर का कंस्ट्रक्शन, तो ओवरऑल टॉर्क इंप्रूव हो गया। ठीक है, तो ये रहा इक्विवेलेंट सर्किट की पूरी स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस, स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस एंड शंट ब्रांच पैरामीटर में आर नॉट एंड एक्स नॉट जो कि स्टेटर में फ्लो कर रहा है, एंड जो कि इमेजिनरी ब्रांच होता है, इसकी कहानी आपको मालूम है। एंड रोटर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आर आई डिवाइडेड बाई एस इनर केज का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्लिप रिएक्टेंस, आउटर केज का रेजिस्टेंस जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस आउटर केज का। तो कुछ इस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दीज स्पेशल कंस्ट्रक्शंस आर रेयरली प्रिफर्ड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन, स्पेशली लेस रेटिंग कंपेयर टू स्क्वायरल केज बट डिमांड्स हाई स्टार्टिंग टॉर्क। राइट, कि जहां पे रेटिंग कम हो एंड स्टार्टिंग टॉर्क का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो तो ये स्पेशल कंस्ट्रक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर लार्ज रेटिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायरमेंट, फॉर लार्ज रेटिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायरमेंट स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स आर प्रिफर्ड। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट करके हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव कर सकते हैं। राइट, तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स के साथ। आज के सेशन में स्पेशल कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोगों ने बात किया और ब्यूटीफुल आइडिया क्रिएट किया। आप चाहें तो हैंड रिटन नोट्स में अपने फॉर्म कर सकते हैं स्पेशल कंस्ट्रक्शन, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, एंड देन इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ये डीप बार स्क्वायरल केज रोटर, एंड देन ये एंड देन ये देन डबल केज रोटर, ये and then this graph torque speed characteristic, then at last this। तो आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपने हैंड रिटन नोट्स में अंडरस्टैंडिंग के साथ इस चीज़ को फॉर्म कर लीजिएगा जो कि फ्यूचर में आपके हेल्प करेगा। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्पेशल कंस्ट्रक्शन से भी कभी कभार MCQs फ्रेम किए जाते हैं। राइट, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं ब्यूटीफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।